नेहरू जी की ये पॉलिसी थी। अब नेहरू जी का पर्सोना लार्जर देन लाइफ था, मतलब एक तरह से आप उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। आप संस्थाएं उनके नाम पे हैं, थिंकिंग उनके नाम पे है, आधुनिक भारत के निर्माता उन्हें कहा जाता है, सारी चीजों पे सब कुछ उन्हीं के नाम से। यू कांट क्वेश्चन नेहरू, यू कांट क्वेश्चन गांधी, आप इन पे प्रश्न नहीं कर सकते भारत में। तो एक लंबा दौर ये चला, आज हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आज हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्स हैं, क्योंकि हमने बहुत सी चीजों को रिवर्स किया, आज हमने बहुत सी चीजों को हटाया। आज क्वेश्चन हमारा यूथ कर रहा है कि ये बताओ जब सब कुछ ठीक था, तो मान लो थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें ब्रिटिश बना, तुम ब्रिटिश हो, तुमने भारत पे 190 साल राज किया, ठीक है, तो अब तुम्हारा इनका माइंडसेट, आज तुम्हें ब्रिटिश माइंडसेट बताता हूं। ये रूढ़िवादिता बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर इस बुक का है। थोड़ी देर के लिए यहां आओ, ये ब्रिटिश हैं एक, इन्होंने भारत पर 190 साल राज किया, ठीक है, ये 190 साल राज करके यहां जाओ, राज करने के लिए यहां आओ। मजाक में, अब समझना इस कहानी को कि एक्चुअली में जो राष्ट्र होता है, इस जो कथन है नेपोलियन बोनापार्ट के, छोटा मोटा कथन नहीं है, बहुत बड़ा कथन है। इसको जितनी बार सोचता रहा मुझे उसमें उतने डायमेंशन मिलते रहे। तो आप ये भारत के लोग हैं, आप आए, आपने समझा कि भारत की जो संस्कृति बड़ी समृद्ध है, बहुत पावरफुल है, बहुत रिच है, भारत में ज्ञान विज्ञान इसके संरक्षण की बातें। अब इनको समझ में आया, ये मान लो मैकाले हैं थोड़ी देर के लिए, इनको समझ में आया इनको पकड़ा नहीं जा सकता, तो इन्होंने लूप होल ढूंढे कि सबसे पहले इनको इनके कल्चर से काटो। इन्होंने क्या किया, कुछ नियम बनाए, जैसे कानून के नियम बनाए कि भाई चलो इंडियन पीनल कोड बना देंगे। तो जब इन्होंने कानून बनाया तो आपके लिए थोड़े ना बनाया, क्योंकि ये मास्टर हैं, ये आपका शोषण करने आए हैं। आपकी जीडीपी इस समय पूरी दुनिया में 24-25% है। आपका हस्तशिल्प, आपका रेशम, आपका मलमल, आपके कपड़े, आपकी प्रिंटिंग। हमारे यहां एक कपड़ा छपता था छींट, अभी भी कई जगह पे बचा है। पागल थे लोग इस छींट के कपड़े के लिए, पढ़ना कभी छींट के कपड़ों का इतिहास, मतलब मर गए। उन्होंने 34% टैक्स लगा दिया, फिर भी हमारे छींट के कपड़ों का यूरोपियन मार्केट नहीं छीन पाए। ये हालत थी हमारी। तो अब इनको समझ में आया कि भाई कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। इन्होंने कुछ अपने भवन बनाए, इन्होंने अपने कुछ सड़कें बनाई, इन्होंने अपने कानून बनाए, इन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई। इन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि तुम्हें उन्नत करना है, तुम्हें पहले तो बताया कि तुम जो है वो काले असभ्य लोग हो, तुम राष्ट्र नहीं जानते हो, तुम्हें तुम्हारी चीजों से काट दिया, तुम्हें तुम्हारी चीजों में फंसा दिया, और इन्होंने अपना जो है सुप्रीमेसी स्थापित कर दी। अब चलो भाई ये सब हो गया, तो यहां तक फिर हमने, आप में से कुछ लोग उठे, लड़ाई वड़ाई लड़ी, इनको एक दिन जाने के लिए मजबूर कर दिया कि चलो भाई, मजबूर कर दिया या इनको लगा कि इनका मार्केट अब खत्म हो गया है, चल लो अब यहां से, तो ये चले गए। लेकिन इनके राजनीतिक रूप से चले जाने के बाद अब इसी क्लास में क्या हुआ कि 90% ऐसे लोग हैं, या इसी में से कुछ लीडर निकल गए। मान लो इन्हें 2-3 लोगों को लीडर बना दिया कि ये आप राष्ट्र चलाओगे। अब इनके पास इतनी फुर्सत नहीं मिल रही है कि इनके बनाए कानूनों को बदल दें, इनके बनाए भवन को बदल दें, इनके बनाए नियम को बदल दें, ठीक है। अब ये चली गई लंदन, चली जाओ वहां, चली जाओ लंदन, ठीक है। अच्छा, अब माइंडसेट तुम मुझे बताओ क्या चल रहा होगा। ये जब भारतीयों को अपना शासन चलाते हुए देखते होंगे, ये लुटियंस के बनाए भवन में बैठे हुए हैं, इनके राजपथ, इनका नाम राजपथ, जो ब्रिटिश राज का प्रतीक था, उसको आज भी राजपथ तुम कह रहे हो। बीटिंग रिट्रीट, तुम्हें नहीं पता, आज से 2-3 साल पहले हमारे जो होता था ना, वो अमर जवान ज्योति वह धुन बजती थी, वो अंग्रेजों की धुन थी, जो ब्रिटेन में उगने वाले नए सवेरे का गान करते थे। हमारे पास अपना कुछ नहीं था, अभी हमने चेंज किया। हमारे देश में बहुत लंबे समय तक, अभी कुछ साल पहले तक, जो बजट पेश होता था शाम को 5 बजे होता था, क्योंकि इनके यहां उस समय सूर्योदय होता था, तुम्हारे यहां शाम ढलती थी। और भारतीय परंपराओं में शाम ढलने के बाद तो हम कोई काम नहीं करते, हम खाना नहीं खाते सूर्यास्त के बाद। और तुम्हारे यहां देश का बजट, आर्थिक चीजें पैदा की जा रही हैं, तुम उन्हीं के भवन, उन्हीं के कानून चला रहे हो, इंडियन पीनल कोड, उन्हीं की पुलिस, उन्हीं का सिस्टम, उन्हीं के प्रतीक, तुम्हारे नेवी के झंडे पे ब्रिटेन का क्रॉस टंगा हुआ, और तुम्हें होश नहीं है। अच्छा, इनके मन पे क्या फर्क पड़ता होगा? तुम्हारे कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, तुम्हारे इंग्लिश मीडियम के स्कूल चल रहे हैं, जहां तुम्हें अंग्रेजी, और तुम्हारा इतिहास भी इन्होंने जो लिख के भेजा था, देखो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, भारत में ऐसा, भारत में जाति प्रथा, भारत में फलाना ढिकाना, पूरा इन्होंने पीढ़ियां तैयार की। तो इनको कैसी फीलिंग आती होगी वहां बैठ के? बोले चल रहा है मेरा शासन, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। भारत का हर आदमी ब्रिटेन को कितने सम्मान से देखता है। देखो किसी भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार होटल में, बाहर एक दरबान खड़ा है,
एक अंग्रेज आ जा रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। कोई विदेशी देखते ही ऐसा हम चौधिया जाते हैं कि जैसे कौन आ गया। और जब भारतीय जाता है, तुम चले जाओ किसी विदेशी से, जाके उसके होटल में रुको, वो तुम्हें ऐसे बो करके वहां तो अभी भी कई जगह लिखा होता है इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उन्होंने बहुत लंबे समय तक लिखा था कि कुत्ते और भारतीय वहां अलाउ नहीं है। और आपके सामने कोई अंग्रेजी आ गया है ठीक है, आप दांत निकाल के उसके सामने झुक रहे, होता है कि नहीं होता है? कुछ भी जो वेस्टर्न है वो हम उसको। अब इनके मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा कि भारत आजाद नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्र सिर्फ राजनीति से नहीं चलता है, राष्ट्र प्रतीकों से चलता है। हमने 3 रंग का एक झंडा बना दिया, 3 रंग ही तो हैं, लेकिन उसी झंडे की शान के लिए हमारा सैनिक अपने सीने पे गोली खा जाता है। और किसी भी एक बहादुर सैनिक को खड़ा करके पूछो, बोले तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना, बोले मेरा जो शव है वो तिरंगे में लपेटा जाए। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है कि मेरा जो अंतिम यात्रा निकले वो तिरंगे में लिपटी हो। अब बताइए इससे महान बात क्या हो सकती है? एक प्रतीक ही तो है। इंसान के प्राणों से बढ़कर क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन भारत माता की जय बोलते हुए हमारे कितने लोगों ने अपने प्राणों को शहीद कर दिया। हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा खिलाड़ी, पूछिए, अभी आपने नीरज चोपड़ा का स्टेटमेंट पढ़ा, वो कहता है सबसे बड़ी खुशी होती है जब हम राष्ट्रगान बज रहा होता है, जब तिरंगा हाथ में होता है। इसी दिन के लिए हम रातों दिन कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, दर्द सहते हैं, इंजरी सहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा जीवन में और कोई खुशी नहीं है कि राष्ट्रगान पूरी दुनिया के सामने बज रहा है। ये क्या है? प्रतीक ही तो है, और क्या है? तो राष्ट्र प्रतीकों से चलता है। तो 1947 के बाद हम अंग्रेजों के कानून को कैरी कर रहे हैं, हम उनकी बनाई नीतियों को कैरी कर रहे हैं, हम उन बनाए हुए आदर्शों को कैरी कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में हमारे शोषण के लिए बने थे। और हमारे पास फुर्सत नहीं, और हम अपने आप को आजाद देश कह रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से एक मास्टर चला गया, लेकिन मानसिक रूप से और प्रतीकों के रूप में, यानी साइन के रूप में, हम क्या आजाद हुए? नहीं हुए। आज भी हमारे यहां का कोई बड़ा अमीर आदमी होता है, वो लंदन जाके रहता है, लंदन में उसकी कोठी जरूर होती है, वहां उसको बड़ा अच्छा लगता है, ही सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव। अभी आपने देखा कल एक बहुत जाने माने वकील है, उन्होंने 3री शादी की है। कहां की है? लंदन में। क्योंकि वो क्या बता रही है? वो मास्टर्स की सुप्रीमेसी बता रही है। क्यों? भारत में अच्छी जगह नहीं है क्या? भारत में बर्फ नहीं पड़ती क्या? भारत में ठंड नहीं है क्या? बट लंदन क्या है? लंदन एक मानसिक स्थिति है, एक साइन है कि हम अंग्रेजों के बीच में जाके पार्टी कर रहे हैं, हमें कितनी खुशी मिल रही है। तो ये जो डॉगमा वर्ड है बड़ा गहरा वर्ड है, ये छोटा मोटा नहीं। जब मैंने इस पर काम शुरू किया, सोचना शुरू किया, ये रूढ़ियां बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये जो प्रतीक होते हैं वो हमें निर्णय लेने या ना लेने की प्रेरणा देते हैं। अब आज से कुछ साल पहले तक सो कॉल्ड राजपथ में, जिसको अब नाम चेंज किया गया, वहां पर किंग जॉर्ज की मूर्ति क्यों थी? क्या उसने ऐसा भारत के विकास में, भारत के प्रोत्साहन में ऐसा योगदान दिया? हमारे तमाम महापुरुष छोटे पड़ गए थे और वहां किंग जॉर्ज की मूर्ति पड़ी हुई है, और हम जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, हमने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा ये क्यों है यहां पे। तो मैंने एक लाइन बताई थी, वो मेरे ख्याल से मेरे लाइफ की सबसे खूबसूरत लाइन, कि हम भारतीयों को पता सब कुछ है, हम जानते। जितना तुम इस लाइन के बारे में सोचोगे ना, तुम्हें भारत के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। हम जा रहे हैं वहां सेल्फी अपलोड कर, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ये है क्यों? हमारे गुलामी के प्रतीक हमारे साथ क्यों हैं? जबकि कोई स्वतंत्र राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है तो 2 तरह की वो आजादी चाहता है, एक राजनीतिक, दूसरा मानसिक। सबसे पहले वो गुलामी के प्रतीकों को खत्म करता है। दुनिया के सारे देश उठा के देख लो, वो गुलामी के प्रतीकों को खत्म करके रख देता है। कहीं हमारे लोगों को गलती से पता ना, क्यों आज भी मुखर्जी नगर के पास किंग्सवे कैंप है? क्यों हमें फुर्सत नहीं मिली? आप जाके देखो, किंग्सवे कैंप बोर्ड लगा है, तुम्हारा ऑफिशियल सरकारी बोर्ड लगा है, किंग्सवे कैंप कहा जाता है उसको। क्यों है? 76 साल हो गए हमें, किंग्सवे कैंप क्यों? किंग्सवे ने हमारे लिए क्या ऐसा किया है? कौन सा योगदान उसने हमारे लिए किया जो हमारी भारत की समृद्धि में, भारत की एकता में उसने बहुत बड़ा काम कर दिया हो? लेकिन उसने एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रखी है जिसको गर्व महसूस होता है इन सब चीजों पे। कनॉट प्लेस, सो कॉल्ड सीपी, पढ़ो उसके बारे में, क्या था कनॉट प्लेस।
भारत के सो कॉल्ड एलीट लोगों की जगह जो उस अंग्रेजियत के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो कॉफी का कप लिए हुए, इंग्लिश में बात करते हुए और अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव दिखाते थे। यानी आप अगर उनको कॉपी करते हो तो यू आर प्रोग्रेसिव। साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली के बच्चों से बात करके देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि हम हिंदी को ट्विस्ट बोलने में हमें बहुत गर्व फील होता है और हम इसमें बात नहीं कर रहे, अरे तू बता तुझे हिंदी बोलने नहीं आती, इस देश का नागरिक है, तुझे शर्म आनी चाहिए। लेकिन पूरा माइंडसेट देखो कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो प्रोग्रेसिव है और जो हिंदी बोल रहा है वो गंवार है, क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला गंवार है, अपनी भाषा को जानने वाला गंवार है। देश देखो कैसे चल रहा है, चल कैसे रहा है, इसको डॉगमा कहा जाता है। यानी ये रूढ़ियां हैं, मतलब रूढ़ियों का मतलब हमने बिना सोचे समझे किंग्सवे कैंप क्यों है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों लगी है, राजपथ क्यों कहा जा रहा है, हम लुटियन जोन में क्यों रहते हैं, लुटियन जोन है ना, लुटियन जोन है, बड़े बड़े नेता रहते, क्यों लुटियन में क्यों रहते हैं, चला गया वो यार, उसने अपने घर से पैसा लगा के थोड़े ना बनाया था, भारतीयों का पैसा नोचा था उसने, भारत की जीडीपी को 24% से 2% के नीचे पहुंचा दिया था, 45 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की लूट हुई थी। अमेरिका और चीन की टोटल अर्थव्यवस्था भी मिला दोगे तो इतनी नहीं बन रही जितनी उन्होंने भारत से अकेले लूट लिया। यानी ब्रिटेन का पूरा अस्तित्व तो हमारे लूटे गए पैसों पे, तो हम उस पर गर्व कर रहे हैं। तो हमसे ज्यादा पतित इंसान संसार में कोई नहीं है कि जिसने तुम्हारा शोषण किया, जिसने तुम्हारी जो है खाल को हड्डियों से चिपका दिया, तुम उसको अपना आइडल मान के चल रहे हो और उसकी बनाई गई चीजों पे हमें फुर्सत नहीं मिली हम कानूनों को बदल दें, हमें फुर्सत नहीं मिली हम अपने अधिकारों की मांग करें, हम भारतीय होने के नाते गर्व महसूस करें। तो भारत 1947 में आजाद नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक राजनीतिक आजादी थी। राष्ट्र कई स्तरों पर आजाद होता है। जब वो अपने, हमारे यहां कोई भी एक फॉरेनर या कोई इंटेलेक्चुअल, एक तो ये जितने इंटेलेक्चुअल हैं ये सबसे ज्यादा देश का उन्होंने बंटाधार किया है, और कुछ भी बोल दे हम तुरंत उसकी तरफ चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसकी हिम्मत कैसे पड़ी बोलने की। तो आज बहुत समय बाद हमें यह बदलाव दिखाई पड़ रहा है। ये बात क्यों कहते हैं जयशंकर? कहते हैं कि दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है।